नमस्कार। हिस्ट्री की ई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीए पार्ट थर्ड के हिस्ट्री का सेकंड पेपर है राजस्थान का इतिहास, उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर हम दृष्टि डालेंगे। वैसे एग्ज़ाम अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने जा रहे हैं, तो अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम हर टॉपिक को डिटेल स्टडी करें। तो हम अभी राजस्थान के इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से उनकी एक तरह से प्रूफ रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें कि वीडियो के अंदर जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो डिटेल में नहीं है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों का जो संकलन है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस बार ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा लगी नहीं, इसलिए जो आपका जो पेपर है या जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस वीडियो के द्वारा हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं और उसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको मेवाड़ के इतिहास के बारे में, मेवाड़ का इतिहास, इसके अंदर महत्वपूर्ण राजवंश, महत्वपूर्ण शासक, उनकी उपलब्धियां, उनके ऊपर हम थोड़ा जो है प्रकाश डालते हैं। मेवाड़ का इतिहास या राजस्थान का गौरव, क्योंकि जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान का इतिहास मेवाड़ के इतिहास के बगैर अधूरा है। मेवाड़ का प्राचीन नाम है वो शिवी जनपद था। इसके अलावा इसको प्रागवाट, मेदपाट या फिर मेवाड़ जिसको हम आज कहते हैं। इस शिवी जनपद की जो उस दौर में राजधानी थी वो थी मध्यमिका, जिसको आज हम वर्तमान चित्तौड़ के नाम से जानते हैं। मेवाड़ के अंदर उदयपुर है, आपका चित्तौड़ है, और उस दौर में तो हालांकि आपका ये पूरा उदयपुर जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उसके इर्द गिर्द का पूरा जो भाग था वो आता था। कहते हैं कि यहाँ पर मेद या मेर जाति का अधिकार होने के कारण, या ये इन जाति का बाहुल्य होने के कारण इस प्रदेश का नाम जो है वो मेदपाट रखा गया था, यह पड़ा था, और आगे चल करके ये मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेवाड़ के शासक स्वयं को रघुवंशी मानते हैं। ध्यान रखें, मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या मानते हैं? रघुवंशी मानते हैं। और इनके राज्य चिन्ह के अंदर इनका जो मुख्य आदर्श वाक्य हैं मेवाड़ के महाराणाओं का, शासकों का, वो है जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही रखे करतार। ये मेवाड़ राज परिवार का या राजवंश का एक आदर्श वाक्य है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तही रखे करतार। अब हम मेवाड़ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मेवाड़ पर प्रारंभ में मौर्यों ने शासन किया, यानी शुरुआत के अंदर मेवाड़ पर मौर्य राजवंश का अधिकार था। और कहते हैं कि मौर्य राजवंश के एक शासक थे चित्रांगन मौर्य, उन्होंने ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्रकूट की पहाड़ी पर, जिसको मैसा का पठार भी बोलते हैं, और गंभीरी और बेडस जो नदियां है उनके पास में ये बना हुआ है। कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया। चित्रांगन मौर्य के ही
वंश में एक शासक हुए हैं जिनका नाम था मान मौर्य, मौर्य राजा मान मौर्य या मान मौर्य। 734 के आसपास इनका यहां पर शासन था। कहते हैं कि 566 के अंदर जो है, हालांकि हम इससे पहले ध्यान रखें, इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे, अभी ये आप इसको याद रखें 734 को। मेवाड़ के बारे में एक बार थोड़ा फिर देख ले, इधर इसके ऊपर हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना। अब अगर प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की और कब की, तो वो 566 में की थी और वो की थी गुहिलादित्य ने। ध्यान रखें, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये गुहिलादित्य ने की थी। और कब की थी? 566 में। कौन थे गुहिलादित्य? तो ये पुष्पावती और शिलादित्य। कहते हैं कि इनकी माता का नाम पुष्पावती था और पिता का नाम शिलादित्य। इन्हीं के वंश में एक शासक हुए हैं जिनका नाम था कालभोज, या जिनको बाप्पा रावल के नाम से हम जानते हैं। ये गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। स्थापना तो किसने की है? गुहिलादित्य ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक है बाप्पा रावल या कालभोज। ये हारित ऋषि के शिष्य थे। अब आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि गुहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो लिखना है आपको बाप्पा रावल या कालभोज। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इतिहासकार हालांकि कालभोज को अलग शासक बताते हैं, लेकिन कालभोज बाप्पा रावल का ही नाम था, या उनका मुख्य नाम था कालभोज, और बाप्पा रावल जो थी, बप्पा थी, वो उनकी उपाधि थी। मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना जो की थी वो गुहिलादित्य ने की थी। कब की थी? 566 में की थी। वास्तविक संस्थापक कौन है? बाप्पा रावल है। ये हारित ऋषि के शिष्य थे, उनकी गाय चराया करते थे। ये संक्षिप्त में उनका जो आपका वर्णन है। अब हम जो पढ़ रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, इसके बारे में कुछ बिंदु है जो आप जान ले। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, चित्रकूट दुर्ग किसे कहते हैं, खिजराबाद किसे कहा गया है, तो चित्तौड़ को ही कहा गया। वैसे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। किलों का सिरमौर, यानी कहा भी जाता है गढ़ में तो गढ़ चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ जो अगर हम माने तो वो चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये हम बाप्पा रावल और या कालभोज के बारे में इतना जाना है। हारित ऋषि के शिष्य थे, उनकी गाय चराया करते थे। इनका जो शासनकाल बताया जाता है वो है 734 से लेकर के 753। बाप्पा रावल का शासनकाल है 734 से 753। मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक, हमने पहले इसको पढ़ा है ऊपर वाले पेज के अंदर। इनके यानी मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है बाप्पा रावल। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य। इनका मूल नाम कालभोज, बाप्पा इनकी उपाधि थी, और कहते हैं कि ये उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने इनको दी थी, जिनकी ये गाय चराया कर। 734 में इन्होंने मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा किया था। यानी बाप्पा रावल ने चित्तौड़ का दुर्ग किससे लिया है? 734 के अंदर मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके। एकलिंग जी का मंदिर इन्होंने बनवाया है। बाप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा में।
एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करने का श्रेय जाता है वो है बापा रावल को जाता है, और नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बापा रावल ने अपने साम्राज्य की राजधानी किस स्थान को बनाया, तो नागदा को बनाया था। ध्यान रखें, बापा रावल की समाधि एकलिंग जी के पास में ही है, नागदा के। क्या आप ऐसे समझिए कि बापा रावल की समाधि कहाँ है? नागदा। तो ये बापा रावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। एग्जाम की दृष्टि से आपको थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालना है। एग्जाम देने जाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और इससे आपको फायदा ही होगा। अगला जो शासक है वो है अल्लट या आलू रावल। बापा रावल के वंशज है ये, उनकी वंश में शासक हुए हैं। अब अल्लट या आलू रावल के बारे में महत्वपूर्ण क्या क्या बातें हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। दूसरा, अल्लट के काल में नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ हुई, यानी मेवाड़ के अंदर नौकरशाही व्यवस्था को प्रारंभ करने का जो श्रेय अगर किसी को जाता है वो जाता है अल्लट। हूण कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि हूण एक विदेशी ये जाति थी, लड़ाकू जाति थी, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया है। और आलू रावल ने या अल्लट ने देखिए कि इन्हीं की एक राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से उन्होंने विवाह किया था। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। बापा रावल ने अपनी राजधानी कहां बनाई है? तो वो बनाई थी नागदा। ध्यान रखिए, नागदा। अल्लट या आलू रावल ने अपनी राजधानी आहाड़। ये अंतर है, ध्यान रखें आप। पूछा जा सकता है कि अल्लट ने अपनी राजधानी कहां बनाई है? तो वो बनाई है आहाड़ के अंदर। इन्होंने आहाड़ में एक वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये अल्लट या आलू रावल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य है। वे सभी हालांकि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इतना हमारे पास अभी समय नहीं है। हम महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर ही दृष्टि डाल रहे हैं। अगले शासक है जैत्र सिंह। गुहिल वंश के अगले शासक है जैत्र सिंह, जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखें, राजधानी बदलती जा रही है, पहले नागदा, फिर आहाड़ और अब है चित्तौड़। तो चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? वो बनाया है जैत्र सिंह ने। कहते हैं कि जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी, ये भी हो सकता मेवाड़ यानी राजधानी शब्द यहाँ पर आया, लेकिन कहते हैं कि नागदा पर उन्होंने आक्रमण किया था, क्योंकि इससे पहले नागदा भी तो राजधानी रही है ना, तो महत्वपूर्ण जगह तो है ये। तो इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण करके काफी उसको नुकसान पहुंचाया। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, दिल्ली सल्तनत के शासक थे इल्तुतमिश, इनके बीच में भूताला का युद्ध हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर जैत्र सिंह को विजय प्राप्त हुई। तो ये जैत्र सिंह के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी। अगले जो शासक है वो है समर सिंह। हम देखिए महत्वपूर्ण शासक और उनकी महत्वपूर्ण बातों को ही देखिए। इनके जो बेटे थे रतन सिंह और कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर के गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। और कहते हैं कि कुंभकर्ण ने ही नेपाल में या काठमांडू के अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर बनवाया। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी है, इनकी से संबंधित है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले जो शासक हैं वो है रावल रतन सिंह। ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे महत्वपूर्ण है, रावल रतन सिंह। इनका काल 1301 से 1303। अभी हम पढ़ेंगे, इन्हीं के काल में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इन्होंने श्रीलंका की राजकुमारी या सिंहल देश की राजकुमारी
पद्मिनी से विवाह किया था। इनके काल में यानी रावल रतन सिंह के काल में 28 जनवरी 1303 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कहां पर किया था? चित्तौड़ पर। और 26 अगस्त 1303 को उन्होंने चित्तौड़ को जीत लिया। एक लंबी घेराबंदी के बाद में आक्रमण कब करता है? 28 जनवरी 1303 को, और एक लंबी घेराबंदी के बाद में 26 अगस्त 1303 को वो चित्तौड़ पर जीतने में सफल होता है। चित्तौड़ पर हुए इस आक्रमण में गोरा बादल, जो आपस में चाचा भतीजा थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का बहुत ही डटकर मुकाबला किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और कहते हैं कि इसी युद्ध के समय रानी पद्मिनी ने अपने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर दिया। कहीं कहीं ये संख्या 16,000 भी मिलती, लेकिन इतना जरूर है कि बहुसंख्यक, बहुत ज़्यादा जो संख्या में है स्त्रियों ने रानी पद्मिनी के साथ में जौहर किया था। ये मेवाड़ का पहला साका था, मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा साका, लेकिन यह राजस्थान का सबसे बड़ा साका माना जाता है। यहाँ पर एक जौहर मेला भी लगता है चित्तौड़ के अंदर, इन्हीं की याद में। साका, इसमें दो चीजें होती है साका के अंदर, एक होता है केसरिया और दूसरा होता है जौहर। ये दोनों जब मिलते हैं तो केसरिया पुरुष करते हैं और जौहर स्त्रियां करती हैं। इस चित्तौड़ पर अधिकार के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को अपने बेटे खिज्र खां को सौंप देते हैं और खुद दिल्ली चले जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या रखा जाता है? खिजराबाद। यहाँ पर हमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला खिलजी शासक वो अलाउद्दीन खिलजी है। वैसे गोरा बादल मुख्य सेनापति या यूं के मुख्य वीर है जो इसमें शहीद हुए हैं। जौहर यहाँ पर किया जा रहा है। मेवाड़ का प्रथम साका है ये, और राजस्थान का दूसरा है, ध्यान रखिए, और राजस्थान का सबसे बड़ा साका। आक्रमण के बाद में या अधिकार के बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खां को सौंप करके उसका नाम बदल के खिजराबाद रखता है और खुद दिल्ली चला जाता है। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मशहूर कवि, जो बाद में बहुत बड़े कवि हुए हैं, इनका इतिहास में अपना एक स्थान जो है वो दर्ज है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और उसने अपने ग्रंथ में पूरा सजीव चित्रण किया है इस युद्ध का। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है खजाइनुल फतू और तारीखे अलाई। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत, और उस ग्रंथ के अंदर पद्मिनी की पूरी कहानी हमें मिलती है। इतिहास में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को लेकर के कई तरह के मत हैं, लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण मतों पर प्रकाश डालें या दृष्टि डालें तो वो है अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, यानी अपनी साम्राज्यवादी नीति और महत्वाकांक्षी नीति के तहत उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, क्योंकि चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक अन्य कारण यह भी बताया जाता है रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। खैर जो भी हो, लेकिन इसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने बेटे को सौंप करके खुद तो चला गया वहां पर। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा है? खिजराबाद। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा है, तो वो खिजराबाद रखा है। हालांकि बाद में फिर खिज्र खां ने भी 1313 के अंदर मालदेव चौहान या मालदेव सोनगरा, ये कौन है? ये है कानर देव के भाई। कानर देव जालोर के शासक, जालोर के शासक कानर देव के भाई थे मालदेव चौहान। उनको ही सौंप करके ये खुद वापस चला जाता है दिल्ली। ये भी ज्यादा समय तक यहाँ पर रुकता नहीं है। आगे चलकर मालदेव सोनगरा ने कहते हैं कि शीर्षोदगा में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और बाद में मालदेव चौहान के ही एक वंशज हुए हैं
जय सिंह या जैसा सिंह, उनको सिसोदा गांव के एक जागीरदार हैं जो सामंत हैं हम्मीर देव सिसोदिया। ध्यान रखें, सिसोदा गांव में ये जो वंश है हम्मीर देव वाला, ये आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। सिसोदा गांव की वजह से क्या कहलाए, ये सिसोदिया कहलाए। तो ये हम्मीर देव किनके ऊपर आक्रमण करते हैं, जय सिंह या जैसा सिंह पर। ये कौन है, ये है मालदेव चौहान या मालदेव सोनग्रा के पुत्र। इनको पराजित करके, यानी इस युद्ध में हम्मीर देव विजित होते हैं, आक्रमण करते विजित होते हैं और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो देखने वाली ये है कि इसके बाद में मेवाड़ में रावल शाखा का तो अंत हो गया है और अब जो नई शाखा आएगी वो होगी सिसोदियों की। और यह हम कह सकते हैं कि अब जो मेवाड़ के जो शासक बनेंगे उन्होंने उपाधि धारण की है महाराणा की, यानी महाराणा हम्मीर देव। तो रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी रावल शाखा के बारे में, इनकी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। तो हमें एग्जाम की दृष्टि से इनको याद करना है। आगे दूसरे वीडियो के अंदर हम हम्मीर देव के बारे में और उनके बाद में जो शासक हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो रतन सिंह के साथ में ही रावल शाखा का अंत और अब हम्मीर देव सिसोदिया के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार के बाद में जिस नए राजवंश की स्थापना होती है या जिस शाखा की स्थापना होती है वो है सिसोदिया। और अब मेवाड़ के शासक महाराणा की उपाधि के साथ में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नए वीडियो के साथ में हम इससे आगे जो हमारे महत्वपूर्ण शासक हैं मेवाड़ राजवंश के अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर, उनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।